स्कूल में जब भी हमें इजिप्ट की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसमें पिरामिड के बारे में एक ही चीज़ बताई जाती है, वो ये है कि वहाँ के जो फ़ेरोज़ थे या राजा थे, उनकी डेड बॉडी या मम्मीज़ जो होती थी उनको दफनाने के लिए या बरी करने के लिए पिरामिड को बनाया गया था। तो क्या यही हकीकत है या हकीकत कुछ और है? इस वीडियो में हम पिरामिड को समझने की कोशिश करेंगे और हकीकत क्या है उसके करीब जाने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो भी हमें ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के बारे में बताया गया है, सिखाया गया है, वो बिल्कुल गलत था। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को कभी भी फ़ेरोज़ की मम्मी दफनाने के लिए बनाया ही नहीं गया था। क्यों ऐसा आप भाई क्यों बोल रहे हो? इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न एक वो ये कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के अंदर गए और उन्हें एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा, सरप्राइजिंगली उन्हें एक भी मम्मी नहीं मिली। तो फिर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को क्यों बनाया गया था? पिरामिड्स को क्यों बनवाया गया था? अगर इसे समझना है तो आपको निकोला टेस्ला के काम को, उनके रिसर्च को, उनके प्रोजेक्ट्स को समझना पड़ेगा, जिससे आपको इस टॉपिक को समझने के लिए एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। आपका मोबाइल, आपके ब्लूटूथ डिवाइसेस, रेडियो, एयर कंडीशनर, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट, ये सभी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस के पीछे निकोला टेस्ला का बहुत ही बड़ा रोल था। पिरामिड इस दुनिया की कई अनसुलझी हुई मिस्ट्रीज़ में से एक ऐसी ही बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो हमेशा से ही हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, फिलोसोफर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। ये ऐसे ही 1900 के आसपास एक जीनियस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला की नज़रें इन पिरामिड्स पर पड़ती है, जो अपना मन बना लेते हैं इन्हें स्टडी करने का। ऐसे ही वक्त बीतता चला जाता है और वक्त के साथ साथ निकोला टेस्ला की जो रिसर्च है पिरामिड्स के ऊपर, वो भी प्रोग्रेस करती चली जाती है। और कुछ टाइम के बाद निकोला टेस्ला कन्विंस हो जाते हैं कि जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है वो बस एक यूनिक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ही नहीं है, बल्कि इससे कहीं कुछ ज़्यादा है। और निकोला टेस्ला स्टडी करने के बाद दो कंक्लूजन पे आते हैं। सबसे पहला जो कंक्लूजन वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट फ्री अमाउंट में और अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होती है ऑलरेडी। और दूसरा कंक्लूजन ये था कि पिरामिड पास्ट में एक फ्री एनर्जी के सोर्स की तरह काम करा करते थे। इसी कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होकर निकोला टेस्ला ने 1901 में वार्डेनक्लिफ लेबोरेटरी को एस्टैब्लिश करा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ह्यूमनिटी के लिए क्लीन, फ्री, अनलिमिटेड, वायरलेस एनर्जी को हार्नेस करना था एनवायरनमेंट में से। पिरामिड्स की जो लोकेशन, उसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई? हमें क्यों बता रहे हो? है इंपॉर्टेंस। पिरामिड्स को ऐसे ही कहीं भी नहीं बनाया गया है। कुछ स्पेशल लाइन है जिसको माइकल लाइन बोलते हैं, उसके अलोंग पिरामिड को बनाया गया है। तो अब भाई आप ये पूछोगे पिरामिड को माइकल लाइन के अलोंग तो बनाया गया है, वो समझ में आता है, पर ये माइकल लाइन क्या है? तो इसे ऐसे समझो कि अर्थ में रोज़ाना नेचुरली जियोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ पर ये जियोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह से ग्राउंड में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है, और ये स्पेशल जगह को माइकल लाइन कहते हैं। और इजिप्ट के जो पिरामिड्स है, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, ये इसी लाइन के अलोंग लोकेटेड है। और इसी आइडिया को यूज़ करके निकोला टेस्ला ने अपनी वार्डेनक्लिफ लेबोरेटरी को एक स्पेसिफिक लोकेशन पर बनाया था। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के नीचे वाटर चैनल्स हैं। जब भी रिवर ओवरफ्लो हो जाती है बारिश हो जाने की वजह से, तो ये सारा का सारा पानी रिवर का इस चैनल्स के थ्रू पास होता है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ग्राउंड के अंदर। सेम कॉन्सेप्ट निकोला टेस्ला ने अपने वार्डेनक्लिफ टावर बनाते हुए यूज़ करा था। वार्डेनक्लिफ टावर के नीचे भी निकोला टेस्ला ने इस तरह की चैनल्स बनाई थी। पिरामिड का जो आउटर सरफेस है वो पूरा का पूरा लाइमस्टोन से कवर है, जबकि पिरामिड खुद अंदर से ग्रेनाइट स्टोन के ब्लॉक से मिलकर बना हुआ है। ग्रेनाइट स्टोन के जो ब्लॉक्स हैं, इनकी दो खास बातें। सबसे पहली जो खास बात ये है कि इनके अंदर मैग्नीशियम का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये ग्रेनाइट स्टोन के ब्लॉक्स एक कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर की तरह काम करेंगे। दूसरी खास बात यह है कि ये ग्रेनाइट स्टोन के ब्लॉक्स रेडियो एक्टिव भी है, जो रेडॉन गैस रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट या एयर है वो इलेक्ट्रीफाई हो सकती है। डॉक्टर साइमन जो फाउंडर है साइमन ग्रुप ऑफ कंपनी के, जो अलग अलग सेक्टर में आज भी ऑपरेट करती है, ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, साइंटिस्ट थे, जिन्हें टेलीग्राफी इन्वेंट करने का क्रेडिट दिया जाता है।
अराउंड 1859 का टाइम था जब डॉक्टर साइमन कोई बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में इजिप्ट में गए थे। मीटिंग पूरी हो जाने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ और एक अरब टूर गाइड के साथ गीज़ा के पिरामिड देखने जाते हैं। उस टाइम पर इतनी सिक्योरिटी भी नहीं थी, तो कोई भी पिरामिड के ऊपर चढ़ भी सकता था, कुछ भी कर सकता था मतलब। तो ये डॉक्टर साइमन, इनके दोस्त और जो अरब गाइड था वो ऊपर चढ़ जाते पिरामिड के ऊपर, ठीक है। और मस्त हवा चल रही थी उस टाइम पर। तो जैसे कि एसआर के DDLJ में हाथ फैला के कैसे पोज करता है वैसे ही डॉक्टर साइमन ऐसे फील ले रहे थे ऊपर चढ़ के पिरामिड के। और उन्होंने अचानक से एक चीज़ एक्सपीरियंस करी। जब उन्होंने जैसे हाथ फैलाए तो उनको चटके से लगे, इलेक्ट्रिसिटी के जैसे छोटे से झटके जैसे कि लगते ना, ऐसे। तो उन्होंने जैसे ही ये एक्सपीरियंस करा उन्होंने ये, तो उन्हीं के अंदर का जो चाइल्ड था, बच्चा था, और साथ में साइंटिस्ट, दोनों एक ही साथ झाग गए। उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि मुझे बियर बॉटल ला के दो भाई और एक वायर ला के दो। तो उन्होंने बियर बॉटल के अंदर वायर डाला और बियर बॉटल को आधा खाली कर दिया और वायर डाल दिया एक, और कुछ देर हवा में इस तरह से ही रखा। कुछ देर ऐसे हवा में रखने के बाद वो बियर बॉटल को वो चार्ज हो जाती है और उसमें से कुछ स्पार्क्स निकलने लगते इलेक्ट्रिसिटी के। और अरब गाइड जो था उनके साथ, वो देख के हैरान रह जाता है कि ये क्या। और मस्ती मस्ती में, जैसे मैंने बोला कि उनके अंदर का साइंटिस्ट और बच्चा दोनों एक ही साथ झाग गया था, तो वो मस्ती मस्ती में उस बोतल को ले जाके अरब गाइड को ऐसे चटका मार देता है ज़ोर से। फिर क्या था, अरब गाइड को जैसे चटका लगता है वो भागता है नीचे पिरामिड के, और फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। और फिर वो जाके लोकलाइट्स जो वहाँ के थे, जो गीज़ा के पिरामिड के आसपास जो रहते थे, उनको ये सारी की सारी स्टोरी बताता है कि एक बंदा है भाई जो पिरामिड के ऊपर है, वो जादू से मुझे झटका मार दिया उसने। तो इसलिए इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा था गॉडलेस एक्सपेरिमेंट ऑफ डॉक्टर साइमन। तो इससे क्या पता चलता है हमारे को, जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा जो है वो मैंने जैसे पहले ही बताया आपको, वो माइकल लाइन जो है उसके अलोंग प्रेजेंट है, जहाँ पे जियोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ग्राउंड के अंदर, ठीक है। तो शायद मे बी दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पर सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट्स होगा, जिसकी वजह से इस तरह का एक्सपीरियंस रहा डॉक्टर। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के आसपास रिसर्चर्स ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करे थे, जिन फ़ोटोज़ के अंदर वाइट टाइनी सर्कुलर शाइनिंग जैसा कुछ इफेक्ट्स देखने को मिला। जिन्हें समझाने के लिए रिसर्चर्स ऐसा बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में एयर में प्रेजेंट है उसकी वजह से ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है। एंशिएंट ह्यूमन बींग्स जो हमसे पहले इस अर्थ पर रहा करते थे, वो नॉलेज वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज हमसे एडवांस थे, हम ये इमेजिन ही नहीं कर सकते। और यही हमारा सेल्फ सेंटर्ड, इगोइस्टिक, एरोगेंट नेचर हमें सच्चाई से दूर रखता है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जो हज़ारों साल पहले हमारे एंसेस्टर इस अर्थ पर रहा करते थे, वो हमसे नॉलेज वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस थे, और उन्हें पता था एनवायरनमेंट से एनर्जी को किस तरह से हार्नेस करा जा सके, इसीलिए उन्होंने पिरामिड बनवाए थे। और एक कोट के साथ हम लोग इस वीडियो को पूरा करते हैं।